बायोस्फीयर रिजर्व है ना। चलो ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। देखो हम लोगों ने अभी तक जो करा वो ये था कि जैव विविधता संरक्षण को लेकर सरकार क्या क्या कर रही है, कार्यक्रमों के लेवल पे हम लोग चीजों को देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने नेशनल पार्क देख लिया था, सामुदायिक संरक्षण आगार देख लिया था और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली थी। एक इसमें चौथा बचता है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। परिभाषा में हम लोगों ने इसकी ये देख लिया था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की कि इसमें एक से ज्यादा प्रजातियों को संरक्षित करते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, एक कोर एरिया, एक ट्रांजिशन जोन और या जिसे हम लोग अपर क्षेत्र कहते हैं, मिडल एरिया या उसे कहते हैं, और एक होता है सबसे बाह्य आउटर एरिया। इसके आउटर क्षेत्र में लोगों को जाने की अनुमति होती है, या जैसे वन्य जीव उपज, चारा, फॉडर या फिर कुछ और लकड़ी वगैरह, जलावन वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं उसमें। लेकिन कोर क्षेत्र में जाने की किसी तरीके की भी कोई अनुमति इसमें नहीं होती। बफर जोन में भी जो वहाँ ट्रांजिशन एरिया है, मतलब मिडल वाला जो एरिया है, इसे बफर जोन कहते हैं। बफर जोन में भी केवल जो वन विभाग के लोग हैं वही जा सकते हैं जनगणना वगैरह करने के लिए, गणना वगैरह करने के लिए, अदरवाइज तो वो प्रतिबंधित होता है वो भी। तो आप इसमें कुछ चीजें ये मेंशन कर लो, फिर उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व देख लेंगे। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व की जो कॉन्सेप्ट थी ये एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड सुएस, उनके द्वारा दी गई। एडवर्ड सुएस ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शब्द का। तो आप लिखो ये सारी बातें। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सामान्यतः यूनेस्को के कार्यक्रम मानव एवं जैव मंडल द्वारा शुरू किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम started by Man and Biosphere Program of UNESCO। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 1976 में जैव मंडल रिजर्व बनाने की अवधारणा विकसित हुई। एंड ऑल्सो under this program the concept to form biosphere reserve has been started। Concept to form biosphere reserve has been started in 1976। 1976 में ये शुरू हुआ और विश्व का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो 1979 में बना। एडवर्ड सुएस ने इसको सबसे पहले परिभाषित किया था। तो ये बात पहले लिखो, फिर बाद में बायोस्फीयर रिजर्व लिखना। जीव विज्ञानी एडवर्ड सुएस द्वारा
जीव विज्ञानी एडवर्ड सुएस SUES द्वारा इसे सर्वप्रथम परिभाषित किया गया। ठीक है, बायोलॉजिस्ट एडवर्ड सुएस फर्स्टली described it, ये फर्स्टली एलाबोरेट इट, विश्व का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, विश्व का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1979 में स्थापित किया गया। 1979 में स्थापित किया गया। वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व has been established in 1979। देखो इस समय मेरे पास जो डेटा है वो 2020 तक का है। 2020 तक 686 बायोस्फीयर रिजर्व पूरे विश्व में घोषित कर लिए गए थे। इस साल का अब तक का आप देख लेना चेक करके विकिपीडिया पे, फिलहाल आप लिख लीजिए। वर्ष 2020 तक कुल 686 बायोस्फीयर रिजर्व 686 विश्व में स्थापित किए जा चुके थे। विश्व में स्थापित किए जा चुके थे। टिल 2020 686 बायोस्फीयर रिजर्व्स 686 biosphere reserves has been established till yet। इनमें से 18 इनमें से 18 भारत में है। एंड आउट ऑफ दीज 18 आर इन इंडिया। And out of these 18 are in India। ठीक है, अच्छा 11 इसमें से विश्व विरासत के नेटवर्क में शामिल है। यूनेस्को का नेटवर्क है विश्व विरासत का, उसमें से 11 इनमें से 11 उसमें भी शामिल है। भारत के टोटल 18 हैं, 11 विश्व विरासत के नेटवर्क में भी शामिल हैं। लिखेंगे इनमें से 11 को, या इनमें से 11 विश्व विरासत नेटवर्क में भी शामिल है। आउट ऑफ दीज 11 are included in वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क। हाँ देखो, पढ़ो क्या लिखवाया। तो इनमें से किनमें से आंसर आ गया। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना। अरे 686 में से नहीं है ये भारत की बात हो रही है। अब कैसे कैसे होगा, चलो अब इनके 18 के नाम लिख लो आप, कौन कौन से हैं, कई बार आए हैं एग्जाम में। और इनमें से चलो नेक्स्ट लिखो, इनमें इनके नाम लिख लो।
नीलगिरी, सबसे पहला लिखो नीलगिरी। नीलगिरी ये सबसे पहले स्थापित हुआ था। अब देखो मैं ये आपको सीक्वेंस में लिखवाऊंगा सबसे पहले से सबसे बाद की ओर, ठीक है। एक इसमें चेक करना पड़ेगा, चलो सबसे पहला आप नीलगिरी लिखो। 1986 में ये स्थापित हुआ था। 3 राज्यों में है ये, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है। इसे फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो इसके आगे डैश करके लिख लीजिए, फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी है ये, है जी। ईयर लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, अब 88 में ईयर इतने फैक्ट कहां से याद करोगे आप, केवल अब सीक्वेंस याद रखना, कौन सा आगे कौन सा पीछे, उसी हिसाब से काम चल जाएगा। नेक्स्ट नॉकरेक। नॉकरेक, NOKREK, नॉकरेक। नॉकरेक पहाड़ियां कहां है? नॉकरेक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मेघालय की, तो मेघालय लिखिए इसमें। ठीक है, और ये गारो पहाड़ियों पर है, गारो पहाड़ियां, गारो हिल्स। नेक्स्ट लिखिए मानस। मानस कहां था? असम में। किसके लिए प्रसिद्ध था? वन हॉर्न राइनो के लिए। नेक्स्ट लिखिए सुंदरवन। ठीक है, ये तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय, तीसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसके आगे लिख लीजिए तीसरा सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, थर्ड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इंडिया में या फिर वर्ल्ड? इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में होगा। वेस्ट बंगाल लिखो इसके आगे। नेक्स्ट लिखिए इसमें मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ये दूसरा सबसे बड़ा है, इसके आगे लिख लीजिए दूसरा सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये तमिलनाडु में है, भारत और श्रीलंका के मध्य है, तो इन तमिलनाडु बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। ये मरीन नेशनल पार्क है, तो ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, इसमें लैंड भी शामिल है, समुद्र का हिस्सा भी शामिल है। नेक्स्ट लिखिए सिमलीपल। सिमलीपल, SIMALIPAL, सिमलीपल उड़ीसा में है ये, मयूरभंज जिला। किसके लिए फेमस है उड़ीसा का मयूरभंज? मयूरभंज है मोरपंखों के लिए, मिनरल्स के लिए।
किस मिनरल्स के लिए? आयरन ओर के लिए। क्या ज्योग्राफी पढ़ते हो आप? उड़ीसा में लिख लो चलो। अच्छा, ये सिमलीपल बेसिकली फेमस है, महानदी की डेल्टा में पड़ता है। तो ये अजगर के लिए, टर्टल्स के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए और खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, कोबराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ये उससे रिलेटेड नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट लिखना है इसमें डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये तो बायोस्फीयर रिजर्व भी लिखो। डिब्रू, DIBRU, डिब्रू सैखोवा, SAIKHOVA, डिब्रू सैखोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, ये डिब्रू सैखोवा असम में, डिब्रूगढ़ जिला है असम का, वहां पर है। नेक्स्ट लिखना इसमें देहांग दिबांग। देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है ये। देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट कंचनजंगा। कहां है कंचनजंगा? सिक्किम में। यह भूटान में है। नेक्स्ट लिखो, भूटान की सीमा नहीं मिलती सिक्किम से। नेक्स्ट लिखना पंचमणि। पंचमणि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई, ठीक है। देखो ये 2 राज्यों में है, क्योंकि अगस्त्यमलाई की पहाड़ियां 2 राज्यों में फैली हैं, तमिलनाडु और केरल। भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? मॉनसून पढ़ा था? मॉनसून पढ़ा था? पढ़ाया है? अभी नहीं पढ़ाया। महेंद्रगिरी सबसे दक्षिणतम है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई। अन्नामलाई चोटी है, पहाड़ी है। विद्वान लोगों से पूछ रहा हूं मैं, ऐसे लोगों से नहीं पूछ रहा जिनको आता ही नहीं कुछ, उनको तो आता ही नहीं। विद्वान बताओ, अन्नामलाई चोटी है, पहाड़ी है? अरे पहाड़ी है। अनाई मुड़ी उसकी चोटी है। अनाई मुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई और अगस्त्यमलाई, ये दोनों
एक ही पहाड़ी समझ लीजिए, एक ही पहाड़ियों के नाम है। ये दक्षिण भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहां पर एक जगह मिल जाते हैं। ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का एक्सटेंडेड पार्ट है, इसीलिए सबसे ऊंचा हिस्सा है। ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा क्षेत्र भी है। अब एक्सटेंडेड है, बड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 राज्यों में मिलेगा, क्योंकि टिप पर 2 ही राज्य हैं। कर्नाटक, एक तो केरल है और एक तमिलनाडु है। कर्नाटक ऊपर हो जाता है उससे, तो इसका मतलब ये केरल और तमिलनाडु में मिलेगी। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट, अचानक मार। नहीं, ये नाम है, ऐसे मत देखो। अचानक मार, ब्रैकेट में अमरकंटक लिख लीजिए। अचानक मार अमरकंटक। देखो, ये अमरकंटक पहाड़ी है। अमरकंटक पहाड़ियों पर अचानक मार नाम से एक बायोस्फीयर रिजर्व है। 2 प्रदेशों में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। दोनों लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कच्छ का रण, कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ, ये सबसे बड़ा है। तो नेक्स्ट इसमें लिख लीजिए सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व या सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट, कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल, हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है और ये स्नो लेपर्ड के लिए और मस्क डियर के लिए प्रसिद्ध है। स्नो लेपर्ड और मस्क डियर, कस्तूरी मृग। नेक्स्ट, शेषाचलम, शेषाचलम राष्ट्रीय पार्क, शेषाचलम नेशनल पार्क। शेषाचलम की पहाड़ियां कहां पर हैं? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में लिख लीजिए। और लास्ट है पन्ना, मध्य प्रदेश में। इससे केन नदी होकर बहती है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए केन नदी, केन रिवर। ठीक है, अब इसमें अगले पॉइंट में लिखना बायोस्फीयर रिजर्व के या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के 3 भाग होते हैं। There are 3 parts of biosphere reserve. There are 3 parts of biosphere reserve. पहला, कोर क्षेत्र। पहला लिखिए कोर क्षेत्र या कोर एरिया। इसमें लिखना यह बायोस्फीयर रिजर्व का अंतरतम भाग है। It would be the innermost part of biosphere reserve. Innermost part of biosphere reserve. अंतरतम, इनरमोस्ट, इसमें पूर्णतया, इसमें समस्त कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। In it
the whole functions would be banned. सामान्यतः इसमें संरक्षक प्रजातियां बहुसंख्या में पाई जाती हैं, जनरली द कंजर्वेटिव स्पेशीज would be found here. दूसरा लिखिए इसमें संक्रमण क्षेत्र, या दूसरा लिखिए बफर क्षेत्र। अब दूसरा बफर होगा बफर जोन। यह जैवमंडल का मध्यवर्ती क्षेत्र है, It would be the middle part of biosphere reserve. इसका कार्य पर्यावरण शोधों, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, It is being used for environment research, education and other training purposes. ये वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है यहीं पर, इसी क्षेत्र में ले जाके उन्हें ट्रेन किया जाता है। पुलिस वालों की भी ट्रेनिंग होती है, आईपीएस ऑफिसर्स के लिए जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग होती है उनकी, तो इसी क्षेत्र में सामान्य ट्रेनिंग होती है, लेकिन इसी क्षेत्र में होती है। ट्रेनिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, इसलिए सरकारी लोग ही जा पाते हैं इसमें, बाकी नहीं। तीसरा लिखिए अवांतर क्षेत्र या ट्रांजिशन एरिया, अवांतर क्षेत्र या ट्रांजिशन एरिया। सामान्यतः यह आवास क्षेत्र एवं वनीय क्षेत्र का मिला जुला प्रतिरूप होता है, जनरली इट वुड बी a mixed up of forest area and habitation. सामान्यतः यहां से, या ऐसा लिखिए सामान्यतः यहां कृषि एवं अन्य विकास कार्य किए जा सकते हैं। जनरली हियर एग्रीकल्चर एंड अदर डेवलपमेंट फंक्शंस could be conducted. यहां से ऐसा लिखिए, यहां से चारा अथवा जलावन के लिए लकड़ियां भी इकट्ठा की जा सकती हैं। फ्रॉम हियर
the fodder and wood could be collected. Wood could be collected. अच्छा, मुझे लग रहा है कि अब ना एक नोट करके लिखो, 11 की जगह शायद 12 हो गए हैं जो यूनेस्को के उसमें है। देखो जरा चेक करके, 12 ही है ना? 12 हैं। इनके 12 के नाम और लिख लो जो यूनेस्को के सांस्कृतिक वन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। वो तो हमने 18 लिखे थे, वो भारत के हैं। इनमें से 12 वो भी हैं शामिल जो कि यूनेस्को के कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। यूनेस्को के पर्यावरण एवं संस्कृति कार्यक्रम के लिए वो उसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो लिखो, नोट में लिखो, यूनेस्को के पर्यावरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। देयर आर टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 12 biosphere reserves which has been included in Man and Biosphere Reserve Program of UNESCO. Man and Biosphere Reserve Program of UNESCO. नाम लिख लीजिए इनके, नीलगिरी। अब ये भी सीक्वेंस में होगा, सबसे पहला सबसे पहले शामिल हुआ और सबसे बाद वाला सबसे बाद में हुआ होगा। नीलगिरी कहां पर लिखवाया था? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। लिखो तीनों, ये याद होना चाहिए, यूपीएससी में कई बार आया सवाल ही। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, सुंदरवन कहां पर? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, नंदा देवी उत्तराखंड। नेक्स्ट, नॉक रेक मेघालय में। पंचमणि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सिमलीपल उड़ीसा। अचानक मार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु। कंचनजंगा सिक्किम। और सबसे लास्ट में है पन्ना, ये शायद 2021 में शामिल हुआ है। पन्ना मध्य प्रदेश में। ये जितने भी हम लोगों ने किए अब तक, ये स्वस्थानीय संरक्षण था।
बाह्य स्थानीय संरक्षण देख लें, एक्ट सीतू कंजर्वेशन, तो लिखो इसमें अगला हेडिंग बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्ट सीतू कंजर्वेशन। सर सेक्रेट ग्रुप मैरीटाइम और वाले सेक्रेट ग्रुप्स तो मैंने करा दिया, शायद पवित्र रूप नहीं कराया। सेक्रेट ग्रुप्स और मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरिया और कम्युनिटी कंजर्वेशन कंजर्वेट वो तो करा दिया। पढ़ा नहीं इसका अंदर घर जाके। कम्युनिटी कंजर्वेशन सब नहीं कराया। सामुदायिक संरक्षण आगार, चलो तो लिखो सामुदायिक संरक्षण आगार। सामुदायिक संरक्षण आगार रिजर्व लिख लो, कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व, हेडिंग लिख लो ना। बाह्य स्थानीय अभी रुक गई, उसमें रह गया है ना इन सीटू में, मुझे लगा कि शायद कंप्लीट हो गया वो। बाह्य स्थानीय संरक्षण आगार, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। करा दिया था ये क्या? मुझे तो ऐसा याद आ रहा है जैसे मैंने करा दिया। सामुदायिक संरक्षण आगार, कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व, या जो भी आपने लिखा हो पहले। देखो ये वो रिजर्व हैं जो मान लो सामुदायिक जमीन पर जो विकसित हो गए हैं या विकसित कर लिए गए, जैसे गांवों में ग्राम पंचायत की जमीन है या सरकारी जमीन है, गांवों के आसपास उसके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई वन है, बगीचा है, कुछ और चीज है, ये उनसे संबंधित है। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इन्हें संरक्षित कर लिया। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए। वर्ष 2002 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2002 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके, ऐसा लिखिए 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था, 1972 में संशोधन करके सामुदायिक आगार बनाने का प्रावधान किया गया। सामुदायिक आगार बनाने का प्रावधान किया गया। देयर वॉज प्रोविजन टू फॉर्म कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स, टू फॉर्म कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स by amending Wildlife Protection Act 1972, by amending in Wildlife Protection Act 1972 in 2002। इसके अंतर्गत सामान्यतः वह सामुदायिक क्षेत्र जो कि उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है, शामिल किया जाता है, प्रभावित करता है, शामिल किया जाता है। जनरली इन इट those community areas has been included, those community forest areas,
सामुदायिक वनीय क्षेत्र लिख लेना उसमें। Those forest areas has been included which affect the ecology of the area. इसका सांस्कृतिक महत्व भी हो सकता है, इसका सांस्कृतिक महत्व भी हो सकता है। एंड जनरली इट मस्ट हैव, इट कुड हैव, मस्ट की जगह कुड लिखिए, इट कुड हैव कल्चरल, it could have cultural significance. और क्या लिखा था उसमें? मरीन एरिया, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया और सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स। नेक्स्ट लिखिए मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, समुद्री संरक्षित क्षेत्र। अच्छा, इसमें ऊपर वाले में नोट करके लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। ये जो सामुदायिक रिजर्व हैं, इनकी घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, राज्यपाल इनकी घोषणा करते हैं। तो लिखिए सामुदायिक संरक्षण, सामुदायिक आगारों की घोषणा, सामुदायिक संरक्षण आगारों की घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाती है, या ऐसा लिखिए राज्य सरकार द्वारा की जाती है। Community conservation reserves has been declared by state government. अच्छा, ये बताओ पुराने पेपर्स लगा रहे हो? इसके पुराने प्रीवियस ईयर लगाए हैं? पूर्वावलोकन, उसमें कोई ऐसा सवाल था जो आपको समझ में ना आया हो? जिसने लगाए हैं, क्या उनको ऐसा कोई सवाल था जो समझ में नहीं आया हो? हो गए थे? हाँ, वो इम्पोर्टेंट, वो उसमें कोई, क्योंकि वो तो डायनामिक पोर्शन है, वो चलेगा उसमें, वो तो साथ के साथ करना होता है। लेकिन मेरा पूछना केवल इसलिए है कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रही है ना उसकी, इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के साथ साथ वो सवाल हो रहे होंगे। अच्छा, जिन्होंने नहीं किए हैं वो कितने लोग हैं? जिन्होंने वो नहीं अभी तक लेके उसे सॉल्व करना नहीं किया है शुरू? अरे क्यों, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? कारण बताओ, नोटिस जारी। क्यों नहीं किया? मुहूर्त निकलवाया जाए 11-11 रुपए देके, बताओ। तो कल एक काम करना, सब 11-11 रुपए लेके आना, पहले मुहूर्त निकाला जाएगा, उसके बाद आप शुरू करना। सही है? मतलब कब करोगे? अरे अभी तो चलो आप क्लास में आ रहे हो, पूछ सकते हो, नहीं आया समझ में, अभी तो मैं भी हूं। मान लो फिर बाद में ना आ पाए या मैं ही ना पाया तो जरूरी थोड़ी है, ये कोई पक्की बात थोड़ी है। इसलिए जो काम कल के लिए मत छोड़ो, उसे पेंडिंग आज कर लो। ये एग्जाम चल रहे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे, एग्जाम तो पहले भी नहीं थे, ये तो चलो अब शुरू हुए, ये काम तो बहुत पहले से चल रहा है। देखो, ये लैकलस्टर अप्रोच होती है, ये लैकलस्टर अप्रोच अच्छी नहीं होती पढ़ाई के लिए। बहुत सारे काम एक साथ नहीं हो पाते हैं। क्या लेना है? घटना चक्र का आता है, पूर्वावलोकन एक का ही आता है बस। दिशा घटना चक्र में ये मिल जाएगा कि उसमें बाकी और एग्जाम्स के भी मिल जाएंगे आपको, बाकियों का अलग अलग लेना पड़ेगा। दिशा विशा का भी आता है, लेकिन वो यूपीएससी का ही मिलेगा, केवल पीसीएस का उसमें अलग लेना पड़ेगा। तो घटना चक्र का सबसे बेस्ट होता है पूर्वावलोकन। ऐसे मत करो भाई।
अच्छा, कल ना संदीप सर की क्लास होगी मेरी जगह पे, पॉलिटी की क्लास होगी। और कितना हो गया पॉलिटी में, क्या चल रहा है पॉलिटी में? हैं? मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। हैं? अनुसूचियां, शेड्यूल्स। राज्यसभा की सीटें कौन से अनुसूची में? राज्यसभा के स्थान कौन सी सूची में है? अनुसूची में। फोर्थ में है। सेकंड में क्या है? हैं? वेतन और बच्ची। थर्ड में शपथ। 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है। और छठे में असम, मेघालय, नागालैंड वगैरह। 7वें में किसका बंटवारा? शक्तियों का बंटवारा। अच्छा, हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा है। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या अंतर है? शक्तियों का पृथक्करण और शक्तियों का बंटवारा, हमारे यहाँ क्या मिलता है? बंटवारा, पृथक्करण, पृथक्करण और बंटवारा। अरे सुन जाओ, व्याख्या करने के लिए कोई तैयार हुआ है? हाँ बताओ। सेपरेशन का मतलब बिल्कुल अलग अलग, और डिस्ट्रीब्यूशन का, बंटवारे का। सेपरेशन में तुम ये कह रही हो कि बिल्कुल बातें अलग अलग हो जाती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में बातें अलग अलग नहीं होती, जुड़ी हुई होती हैं। तो फिर तलाक किस में आएगा? सेपरेशन में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में आता है? अरे हाँ, क्यों? वो तो बिल्कुल अलग अलग मामला हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहिए। भाई मेरा दूध तो अब मैं ही पीऊंगा, कोई और नहीं पी सकता उसे। ये नहीं पता पढ़ा कहां था तुमने? ये अंदाजे से फेंक के मारा तो अंदाजे से ही था, पर तुक्का लगा नहीं ढंग से। देखो, हमारे यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं मिलती, सेपरेशन मिलती है। सेपरेशन में, क्लियर सेपरेशन में सब चीजें अलग अलग नहीं होती। सेपरेशन में, जिसे हम लोग पृथक्करण कहते हैं, उसमें चीजें अलग होते हुए भी संयुक्त होती हैं। इसीलिए डाइवोर्स जैसे डाइवोर्स सेपरेशन होता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसमें चीजें अलग होने के बावजूद भी जुड़ी रहती हैं। मान लो बच्चे हैं तो क्या बढ़ जाते हैं? वो ना, जुड़े रहते हैं। इसलिए डाइवोर्स को सेपरेशन की श्रेणी में रखा गया है, ना कि ये मैंने समझाने के लिए एक सही तरीके से समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल लिया था डाइवोर्स का। इसीलिए डाइवोर्स में सेपरेशन वर्ड यूज करते हैं। हमारे यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है राज्यों और केंद्र के बीच में भी। अच्छा, 2 कॉन्सेप्ट हैं यहां, सेपरेशन ऑफ पावर भी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो मिलता है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का, लेकिन
केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, समवर्ती सूची के ऊपर उसका अधिकार है, तो क्लियर सेपरेशन तो वहां भी नहीं है, क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन तो वहां भी नहीं है, इसलिए वहां भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं सेपरेशन। लेकिन सामान्यतः जब वर्ड सेपरेशन होता है तब उसका मतलब होता है बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य कार्यों में। तो मैंने आपसे सेपरेशन ऑफ पावर पूछा था, न कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पूछा था। आप मुझे 7वीं अनुसूची बता रहे थे, जबकि आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बताना चाहिए था। जब बात सेपरेशन की होती है तब केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे की बात नहीं होती, वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात होती है। ये यहां कुछ लोग न्याय वाले, कानून वाले भी होंगे, वो कानून वाले भी ध्यान से सुने इस बात को, उनको भी नहीं पता होगा इस बात का, और पढ़ाया भी नहीं होगा किसी ने, और पढ़ाएगा भी नहीं कोई। सेपरेशन इंडिया में नहीं मिलता, हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता। जब सेपरेशन की हम लोग बात करते हैं तब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन की बात करते हैं, लेकिन वहां भी सेपरेशन, शैलो सेपरेशन मिलता है, हार्ड सेपरेशन नहीं मिलता। जैसे केस लॉ, क्या होता है केस लॉ? व्हाट इज केस लॉ? किसी केस में क्यों? मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी कह दे वो केस लॉ, जजमेंट आया तो वो कोई भी केस लॉ, लेकिन वो क्यों केस लॉ? देखो, हमारे यहां पर कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड का क्या मतलब है? कोर्ट ऑन रिकॉर्ड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की सभी बातें, हाँ, और दूसरा वो अन्य न्यायालयों के ऊपर बाध्य होंगी। क्यों? क्योंकि न्याय की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी न्याय की व्याख्या करता है तब वो भी विधि की व्याख्या करता है, तब उसकी व्याख्या भी विधि का वजन लिए हुए होती है, वही विधि होती है। चूंकि वो विधि है इसलिए केस को केस नहीं कहते, उसे केस लॉ कहते हैं। लॉ माने वह विधि, लेकिन विधि कहां से आई? तो विधि पर्टिकुलर केस से आई, इसलिए उसको केस लॉ कहा जाता है, ना कि केस। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड इंडिया में 2 हैं, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, इसलिए दोनों के द्वारा की गई व्याख्या केस लॉ कहलाती है। अब मुझे बताओ, लॉ बनाने का काम किसका? पार्लियामेंट का या विधायिका का? लेकिन यहां तो सुप्रीम कोर्ट भी बना रही है, तो क्या हुआ फिर सेपरेशन? क्लियर सेपरेशन है क्या? अच्छा, दूसरा बताओ, रेवेन्यू के मामले में डीएम की अदालत होती है नहीं, न्यायालय, डीएम कोर्ट होता है या नहीं? एसडीएम की भी कोर्ट होती है, एडीएम की भी कोर्ट होती है, यानी कार्यपालिका की भी न्यायालय होता है। क्या सेपरेशन ऑफ पावर है? तीसरा, क्या विधायिका सब जुडिशियल काम नहीं करती? इंपीचमेंट प्रोसेस सब जुडिशियल प्रोसेस है या नहीं है? अरे, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट सब जुडिशियल प्रोसेस है या नहीं है? या किसी का भी इंपीचमेंट सब जुडिशियल प्रोसेस है, और कर कौन रहा है उसे? विधायिका। क्या सेपरेशन हुआ? इसलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेपरेशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, बल्कि सेपरेशन ऑफ पावर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस की कॉन्सेप्ट है, एक अंग दूसरे अंग की शक्ति के ऊपर नियंत्रण करता है और उसे संतुलित कर देता है। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को अमान्य घोषित कर सकती है? नहीं।
गैर संवैधानिक या असंवैधानिक, गैर संवैधानिक कर सकती है। तो क्या विधि बनाने की शक्ति या किसी को भी विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है ना? सीमित है विधि बनाने की शक्ति संसद की। कहां तक सीमित है? तो संविधान की मर्यादा के अंतर्गत सीमित है। अरे चलो, मैं पता नहीं कहां चला गया, तो तुम ये पढ़ लो। सामुदायिक क्या लिखा था ये बताओ। हाँ, राज्य द्वारा की जाती है, लिख लो। अंग्रेजी में लिख लिया आप लोगों ने? अंग्रेजी में लिखा? हाँ, पॉलिटी की नहीं, बाहर क्लास में नहीं, क्लास के बाद, क्योंकि ये निकल जाएगा मामला। ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है आखिरकार, है पॉलिटी और हिस्ट्री, तो इसलिए वो मेरा अलग टेस्ट चला जाता है, उसमें फिर समय निकल जाएगा, ये नहीं पढ़ पाओगे, फिर कहोगे तो खत्म हो गया, ये खत्म ही नहीं हो रहा। चलो, क्या लिखा था? अच्छा, अंग्रेजी में लिख लिया था वो। चलो नेक्स्ट लिखो इसमें, सैक्रेड ग्रूव्स या पवित्र उपवन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र। चलो उसे लिख लो, समुद्री संरक्षित क्षेत्र। काट दो, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, इसमें लिखना, देखो समुद्री संरक्षित क्षेत्र माने ऐसा क्षेत्र समुद्र के आसपास का या कोस्टल एरियाज में जहां जीव जंतुओं की खूब संख्या पाई जाती हो, और वो एरिया चूंकि संख्या ज्यादा पाई जाती है तो संवेदनशील भी हो गया। तो जो एरिया संवेदनशील हो, जीव जंतुओं की खूब संख्या पाई जाती हो, उसे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में डेजिग्नेट कर दिया जाता है। इसमें वही सब नियम पालन होता है इसमें भी, जैसा कि बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, तो आप लिख लो इसमें, समुद्री सीमा के अंतर्गत वह क्षेत्र जो कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व का है, जो कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व का है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व का है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, द मरीन एरिया अंडर द मरीन बाउंड्री, which has significance historically and culturally, and also plays important role in making the environment healthy, is known as marine protected area, कुछ अधूरा रह गया? ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व नहीं लिखवाया हिंदी में? लिखवा तो दिया है। चलो लिखो, और नेक्स्ट लिखो। इसके अंतर्गत ज्वारीय क्षेत्र,
अंडर इट टाइडल एरियाज, ज्वारीय क्षेत्र, यानी जहां ज्वार आता है, जब पानी ज्वार आएगा तो पानी ऊपर तक आ जाएगा, तो वो क्षेत्र दलदली क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी शामिल होगा। इसके अंतर्गत ज्वारीय क्षेत्र, टाइडल एरिया, क्रीक्स, क्रीक्स KRCREEKS, क्रीक्स नहीं होती, दलदली क्षेत्र जो होते हैं, क्रीक्स, एवं लैगून तथा एस्चुरी आते हैं। लैगून तथा एस्चुरी आते हैं। एंड लैगून एंड एस्चुरी केम, लैगून एंड एस्चुरी केम, डेल्टा भी आएंगे, डेल्टा और लिख लो, चलो द्वीप भी आ जाएंगे, आइलैंड्स भी लिख लो। मेरे जो जो याद आ रहा है वो लिखवाता चला जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो पवित्र उपवन, सैक्रेड ग्रूव्स, सैक्रेड ग्रूव्स। देखो भारत में प्रकृति का आध्यात्मिक रोल भी माना गया, इसलिए कुछ जनजातीय गांवों में या और भी कहीं पर कुछ वनों को पवित्र माना जाता है। उसमें वन देवी, ऐसी संकल्पना भी है कि वन देवी रहती है वहां पे। तो ऐसे क्षेत्रों को सरकार ने पवित्र उपवन घोषित करके संरक्षित किया है, इन्हें पवित्र उपवन कहते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें सामान्यतः वे क्षेत्र जो कि सामान्यतः वे वनीय क्षेत्र, ऐसा लिखिए, सामान्यतः वे वनीय क्षेत्र जो कि आध्यात्मिक महत्व रखते हो, जो कि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक, ऐसा लिखिए, जो कि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखते हो, पवित्र उपवन कहलाते हैं, पवित्र उपवन कहलाते हैं। Those area which has significance of cultural and spiritual level, cultural and spiritual level are known as sacred groves, sacred groves, ठीक है। अच्छा, पवित्र उपवनों में कुछ प्रजातियां भी होती हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ प्रजातियों को इन क्षेत्रों में पवित्र मानते हैं और उनका शिकार वगैरह नहीं करने देते लोग। जैसे ब्लैक बक, काला हिरन, उसका शिकार प्रतिबंधित है राजस्थान में, और स्पेशली बिश्नोई समाज में, है ना। तो वो भी एक पवित्र प्रजाति है। कहीं कहीं पर कछुए को बहुत पवित्र मानते हैं कुछ समाजों में, कहीं कहीं पर मछलियों को पवित्र मानते हैं कुछ मछलियों को कुछ समाजों में। हमारे यहाँ बंदर को मान लेते हैं, है ना, मान लेते नहीं, मानते हैं। तो नहीं, ये वनीय जीव, गाय वनीय नहीं है, वनीय जीव। तो ऐसे पवित्र उपवनों में पाए जाने वाले कुछ पवित्र वन्य जीवों को भी संरक्षित कर लिया जाता है। यहां मोरल ऑफ द स्टोरी ये, तो आप लिखो इसे। इन पवित्र उपवनों में पवित्र जीवों को भी संरक्षित कर लिया जाता है। पवित्र जीवों को भी संरक्षित कर लिया जाता है। Sacred animals also protected
also protected in these sacred groves too. ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया आपका इन सीटू कंजर्वेशन। अब इसमें नेक्स्ट लिखना अगला हेडिंग एक्स सीटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, देखो बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब यहां से ये है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ना संरक्षित करके बल्कि उनके आर्टिफिशियल आवास में संरक्षित कर लिया जाए, कृत्रिम आवास कोई बना दिया जाए। ये विशेष संरक्षण के अंतर्गत किया जाता है। जैसे सीड बैंक इसके अंतर्गत रख सकते हैं, जू रख सकते हैं, हम लोग एक्वेरियम रख सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन वो इसीलिए बनाए जाते हैं। तो आप लिख लीजिए इसमें बाह्य स्थानीय संरक्षण में, बाह्य स्थानीय संरक्षण में संकटग्रस्त जीवों एवं वनस्पतियों, बाह्य स्थानीय संरक्षण में संकटग्रस्त जीवों एवं वनस्पतियों को कृत्रिम आवास बनाकर संरक्षित कर लिया जाता है। कृत्रिम आवास बनाकर संरक्षित कर लिया जाता है। एनिमल्स वाइल्ड, ऐसा लिखिए वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बल्कि इसमें ऐसा लिखिए एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स and plants would be protected artificially in ex situ conservation, ठीक है। इसके अंतर्गत निम्न संकल्पनाएं शामिल की जा सकती हैं। Under it, these concepts could be included. अटेंडेंस आपकी लग गई? कोई रुका बचा तो नहीं है अटेंडेंस? अरे वो कहाँ है अटेंडेंस वाला रजिस्टर? भाई अटेंडेंस लगाओ, और अटेंडेंस किसी की छूटनी नहीं चाहिए कभी भी। छुट्टियां करनी है? क्यों? तो एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि मेरी ऐसे ऐसे ये टीचिंग प्रैक्टिस है और मुझे तब तक की छुट्टियां दे दीजिए। देखो ये मैंने कल भी बताया था, अभी भी कह रहा हूं, अटेंडेंस मस्ट है। फिर मत कहना कि हमें टैबलेट नहीं मिली। ये कोई मजाक नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूं। जो भी उपाम से रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें अब तक पिछले 5 सालों में किसी भी योजना से कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं मिला है, वो उसमें है सब आपके पे उस फॉर्म में। वो उस फॉर्म को फिल करें और फिल करके दे दें। उपाम से केवल रजिस्टर्ड बच्चे, अनुमति से वाले नहीं, उपाम से रजिस्टर्ड डिक्लेरेशन भर के अपनी दें। क्राइटेरिया जो होगा वो मैं अभी बता रहा हूं, अटेंडेंस होगा वो। अब कितने % होगा ये हमें नहीं पता अभी, हमसे तो अटेंडेंस मांगी जाएगी, हम भेज देंगे। इसलिए जिनकी अटेंडेंस कम से कम, ये मैं अपने तरफ से ही बोल रहा हूं, कम से कम जिनकी 60% से ज्यादा होंगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज का भी क्राइटेरिया है, 70 या 75% तक उन्हीं को मिलेगा। इसका मतलब वो सीरियस हैं, पढ़ने आते हैं। बाकी सब चलो, तो इसलिए अटेंडेंस मस्ट है। जिस दिन आप आओ अटेंडेंस, लेकिन उसी दिन की भरना, पिछली वाली अटेंडेंस नहीं भर देना। फिर आप लोग हमें कहते हो कि मेरी अटेंडेंस लगा दी किसी ने।
अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया गया कि वो कल नहीं आया और उसने आज आया और कल का भी मौका मार दिया और वो पकड़ा गया, तो फिर ऐसा होगा कि उसे डिबार्ड कर दिया जाएगा। अनियमितता या क्या मैं उसमें क्या कहते हैं उसको, अरे नहीं वो कहते हैं ना अनुशासन के उल्लंघन के जुर्म में, हाँ अनुशासनहीनता के जुर्म में उसे डिबार्ड कर दिया जाएगा। तो टैबलेट कैंसिल, उसी दिन टैबलेट कैंसिल। तो ऐसा ना करना, जिस दिन ना आओ उस दिन एप्लीकेशन दे दो, जिस दिन आओ उस दिन अटेंडेंस लगा दो। सर को भेजा तो मैं मैसेज करके कितने भेजे? नहीं अरे चलो लिखो इसमें। अरे सुनो, कल हम लोगों की, मैं कल इसलिए नहीं आ पाऊंगा क्योंकि डीएम सर की मीटिंग है हमारी ना अभ्युदय की, तो 3 बजे से मीटिंग रखी हुई है ना कैंप कार्यालय में, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। इसीलिए कुछ तैयारी चल रही है, जो डेटा वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी फिलहाल ही याद रखना है इस चीज को। जो हवाई हैं, फर्जी हैं, ऐसे वैसे हैं, वो उनका कुछ नहीं है, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखें। ये टैबलेट वगैरह में आगे वही शामिल होगी। क्राइटेरिया क्या होगा ये शासन तय करेगा। 60% रखे, 75% रखे, उससे ऊपर रखे, ना रखे, ये वो तय करेंगे। हमसे केवल रिकॉर्ड मांगा जाएगा, हम लोग केवल रिकॉर्ड देंगे। इसलिए अटेंडेंस मस्ट है आपकी। अब आगे लिखो इसमें, देखो कृत्रिम का मतलब है जो आर्टिफिशियली बनाया गया, उसके उदाहरण लिख लीजिए। These concepts should be included. These concepts should be included. लिखो बीज बैंक, सीड बैंक कहते हैं अंग्रेजी, जीन बैंक, GENE जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन निम्न तापीय संरक्षण कहते हैं। निम्न तापीय संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो निम्न तापीय, अरे वो नहीं होता लिक्विड नाइट्रोजन, उसमें क्रायोजेनिक होता है, वो क्रायो उसी कहते हैं, निम्न तापीय प्रशीतित, उसमें प्रिजर्व करके रख लेते किसी चीज को भी। और नेक्स्ट इसमें लिखो वनस्पति उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन है जी, हाँ जी अभी आ रहे हैं बस। जंतु उद्यान, जूलॉजिकल गार्डन, वृक्ष उद्यान, ट्री गार्डन, चिड़ियाघर
जू इत्यादि इत्यादि। ठीक है, इसमें कुछ के नाम लिख लीजिए। देखो कभी कभी बॉटनिकल गार्डन्स के नाम पूछ लेता है वो मैच करने के लिए, तो इसमें नोट करके डाल लीजिए। भारत के प्रमुख वनस्पति उद्यान, इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, ये उत्तर प्रदेश में है, नोएडा में। बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया नाम ही ये है इसका। नेक्स्ट, एक्सप्रेस गार्डन असम में, एक्सप्रेस गार्डन पुणे में, महाराष्ट्र में। देखो सबसे ज्यादा पूछा गया है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। ये भारत का सबसे बड़ा भी है, कोलकाता में है, लार्जेस्ट है ये। नेक्स्ट है इसी में ही एग्रो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, एग्रो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, एग्रो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये भी कलकत्ता में है, अलीपुर में। अच्छा, यहां पर एक जू भी है, चिड़ियाघर भी है, जो भारत का सबसे बड़ा है, अलीपुर जू सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन, ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम में है, केरल में। नेक्स्ट, रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कर्नाटक में है, रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कर्नाटक। यही है इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक अगला इसमें एक हेडिंग डालिए, एक हेडिंग डाल लीजिए इसमें, भारत के प्रमुख वन्यजीव संस्थान, भारत के प्रमुख वन्यजीव संस्थान, इंडियाज इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट्स, इंडियाज इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। यहां से सवाल जरूर आएगा एक। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।